हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं नागरिकता के जो हम पढ़ रहे थे उसका यह दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि नागरिकता के प्रावधान दो जगह हैं, एक तो संविधान में है, दूसरा कहाँ है, नागरिकता अधिनियम में है। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में यह प्रावधान किए गए हैं। तो इसको समझने के लिए एनआरसी, सीएए, कैसे नागरिकता आती है, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, सबको समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। जो भी डाउट, जो भी हर चीज है पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नागरिकता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे और उस नागरिकता अधिनियम के द्वारा हमें कितने प्रकार से नागरिकता मिलती है और नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है और कैसे नागरिकता जा सकती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। चलिए, तो मैं बात करता हूं कि नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत देश में नागरिकता के नियम कानून बनाने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान तो किए गए थे। उसके बाद उसको विस्तार करने के लिए उसके एक छोटे छोटे पॉइंट को व्याख्या करने के हिसाब से और नियम बनाने के हिसाब से जो आर्टिकल नंबर 11 में संसद को पावर दी गई थी, उसके संबंध में विधि बनाने की, कानून बनाने की, एक्ट बनाने की, उस आर्टिकल नंबर 11 के आधार पर भारत सरकार के द्वारा 1955 में नागरिकता अधिनियम लेकर आए। और वर्तमान में अभी तक इस अधिनियम में कुल 9 बार संशोधन किया गया है, अर्थात कुल 9 बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है। यह जो अभी आया वह 9वें नंबर का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। क्या होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा हमें कितने प्रकार से नागरिकता मिलती है, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। जन्म के आधार पर कैसे? जो कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और उसमें एक और चीज, उसके माता या लगा है या पिता में से उसका माता या उसके माता या पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों तो वह भारत का नागरिक होगा। क्लियर है? तो वह भारत का नागरिक होगा। अगर वह खुद जन्मा हो और उसके साथ साथ उसके या माँ या पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो उसके जन्म के समय, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्लियर है? पहले इसमें पितावस्था, एक जो मैंने बताया कि 9 प्रकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए आए हैं, उनमें से एक में एक प्रावधान माता को भी जोड़ दिया गया, पहले पितावस्था। क्लियर है? ऐसे एक्ट आते गए। फिर दूसरा है वंश के आधार पर भी नागरिकता मिलती है भारत में। वंश के आधार पर कैसे मिलती है? जिस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ, भारत में नहीं हुआ, कहाँ हुआ? भारत के बाहर हुआ, और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता उस समय भारत के नागरिक हों, तब भी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं समझता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, भारत का है, वह दुबई गया जॉब करने, अब उसकी शादी हो गई, दुबई में रह रहा है, अपनी वाइफ को भी वहीं ले गया, और वह वहाँ पर उसका बच्चा होता है, भारत के क्षेत्र के बाहर हुआ ना। अब उसके माता या पिता दोनों कहाँ के निवासी हैं, नागरिक हैं, भारत के, तो उसका जो बच्चा होगा वह भी भारत का नागरिक होगा, भले वह भारत में जन्मा ना हो। तो वंश के आधार पर भी उसे नागरिकता मिल सकती है। क्लियर? फिर इसमें एक और चीज, माता या पिता में से एक भी अगर भारत का नागरिक है और वह बाहर जन्मा, तब भी भाई क्या होगा, उसके भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर आवेदन करके। तो केंद्र पंजीकरण के आधार पर क्या होता है, केंद्र सरकार से आवेदन करके जो व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो वही आवेदन कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सीए समझने के लिए अवैध प्रवासी वर्ड आएगा। अब अवैध प्रवासी क्या होता है इसको समझ लीजिए। अवैध प्रवासी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है, अर्थात या तो वह बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में चुपके से आके रहने लगा, या फिर उसकी जितने दिन का वीजा था, जितने दिन की समय सीमा थी, भारत में परमिशन थी रहने की, उसके बाद भी वह रह रहा है, तो तब वह अवैध प्रवासी कहलाएगा। मतलब बगैर नियम के अवैध रूप से रह रहा है। तो अवैध प्रवासी ना हो वही पंजीकरण के माध्यम से
भारत में क्या कर सकता है, आवेदन करके नागरिकता ले सकता है। उसमें भारत सरकार का ऐसा नियम नहीं है कि आप 7 वर्ष हो गए तो आपको नागरिकता दे ही जाएगी। उसके साथ कई चीज हैं, भाई नागरिकता अच्छे हो, उसे चरित्र ग्रहण करता हो, अनुसूची में दी गई 8 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान रखता हो, बहुत सारी चीजें फॉलो करता हो, वो हमें नहीं पढ़ना है, तब उसे पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता भारत सरकार दे सकती है और नहीं भी दे सकती। लेकिन ये कि प्रावधान है, इस तरीके से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। बहुत सारी चीज इसमें आती है। फिर अगला है प्राकृतिक रूप से भी आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है, लगभग आप 10-1 मतलब 11 वर्ष से अगर भारत देश की सीमाओं में, भारत देश में रह रहे हो तो यह समझा जाता है कि आप यहाँ के तौर तरीकों और संस्कृति से परिचित हो चुके हो और उसमें आप ढल चुके हो, उसकी प्रकृति में आप समाहित हो चुके हो। तो उस प्रकृति के आधार पर कहा जाता है इसे कि आप 10-1 वर्ष के बाद आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। तो ये हो गया प्राकृतिक रूप से भी आप नागरिकता ले सकते हो। ये हो गया 4 प्रकार। 5वां प्रकार, कोई क्षेत्र समाविष्ट होता है अगर भारत की सीमाओं में, भारत देश में, तो उस क्षेत्र के रहने वाले नागरिक अपने आप ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सिक्किम 1975 में भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो सिक्किम 1975 में जब शामिल किया गया, 1975 से जब से वहां के सारे नागरिक भारत के नागरिक हो गए। क्लियर है? तो ये 5 प्रकार हैं जिनसे नागरिकता हमें मिलती है। और इन 5 प्रकार के अलावा मैंने बताया था नागरिकता कैसे जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। कुछ विशेष लोगों की नागरिकता के प्रावधान के लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है, ये भी मैंने बताया था। अक्षय कुमार जैसे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं, मैंने कहा जो सीए आया अभी और एनआरसी की भी बात करूंगा क्या है, तो अभी बात करते हैं अपन सीएए की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करते हैं क्या है। तो इसमें कुछ संशोधन हुआ, इस एक्ट में क्या संशोधन हुआ वो देख लेते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले तो ये समझिए, पहले ये था सीएबी, ये बाद में हो गया सीएए। इसका फॉर्म था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका नाम था बिल और ये हो गया एक्ट। ठीक है, क्या अंतर होता है? देखिए, जब भी कोई कानून या संशोधन होता है तो जो मसौदा संसद के सदन में रखा जाता है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, जो कानून बनाने या संविधान संशोधन करने या किसी एक्ट में संशोधन करने के लिए जो मसौदा संसद में रखा जाता है उसे बिल कहते हैं, या हिंदी में उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब ये बिल या विधेयक दोनों सदनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास होकर प्लस उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वह बिल बन जाता है एक्ट या अधिनियम। ये तो क्लियर है कि सीएबी सीएए कैसे हो गया। ठीक है, जब कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो उसे एक्ट कहने लगते हैं। तो ऐसे हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बताया ऐसे अभी तक 9 एक्ट आ चुके हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 9 आ चुके हैं। ठीक है, 9 बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो चुका है। अभी अपन बात करेंगे इस 9वें संशोधन की केस में क्या किया, जिसके कारण पूरे भारत देश में हाहाकार मच गया, आगजनी घटनाएं, बहुत सारी चीजें हुई। तो इसको समझते हैं। देखिए, सरकार ने, मैंने पहले बताया था, लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि जो नागरिकता के प्रावधान 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब किए गए, तब की कंडीशन के आधार पर किए गए थे। क्यों किए गए थे ये भी समझिए। भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए थे। ठीक है, 2 पाकिस्तान थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान होता था, जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन रहा था। तो मुस्लिम राष्ट्र में नेहरू जी और वहाँ के जो राष्ट्रपति लियाकत जी के बीच एक समझौता हुआ था कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनका हम ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, अल्पसंख्यक भारत में कौन है और पाकिस्तान में कौन है। तो भारत में तो सभी को मालूम है, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई अल्पसंख्यक है। अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है?
पाकिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, वो मुस्लिम राष्ट्र है। वहाँ पर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये क्या है? अल्पसंख्यक है। तो पाकिस्तान जब बनकर तैयार हुआ, वहाँ पर इन अल्पसंख्यकों को 3 ही रास्ते दिए गए। पहला, या तो वो इस्लाम ग्रहण कर लें, या वो मर जाएं, या वो भारत चले जाएं, या भारत चले जाएं, मर जाएं, या इस्लाम ग्रहण कर लें। ठीक है, तो उनका ये मतलब था हम मुस्लिम ही रहेंगे। तो उसके बाद भी कई लोग रहे, लगभग 22 से 23% लोग। जब आज़ाद हुआ देश 1950 के समय, वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, और उसके बाद अब 1 कुछ % लोग ही वहाँ पर अल्पसंख्यक बचे। तो कहाँ गए अल्पसंख्यक? भाग कर किसी और देश में गए, या मुस्लिम बनकर रह रहे हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। अर्थात पाकिस्तान में वहाँ पर मुस्लिम नहीं है जो लोग, उनसे साथ क्या हो रहा है? वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं? वह लोग बगैर किसी वीजा पासपोर्ट के छुपकर भारत में आ गए कई लोग। तो वह किस प्रकार से भारत में आए? अवैध रूप से। मैंने जब भी बताया था किस प्रकार से भारत में आए, अवैध रूप से भारत में आए। और इन 5 के जरिए अवैध रूप से वह पंजीकरण के माध्यम से या प्राकृतिक तौर से भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। उसमें साफ लिखा है अवैध प्रवासी को छोड़कर। मैंने जब भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जब वो आए और यहाँ रह रहे हैं, अवैध प्रकार से रह रहे हैं, और उनको हम भगाते हैं तो वो भाग नहीं रहे हैं, तो इनके लिए सरकार ने कहा कि जब उन्हें उस देश में प्रॉब्लम है और वह अल्पसंख्यक हैं और अविभाजित भारत अर्थात 1947 के पहले तो यह लोग हमारे देश के ही निवासी थे, तो उस आधार पर भारत देश ने एक और संशोधन किया, जैसे CAA कहा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, कि जो व्यक्ति 3 देश किस किस से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश देश से आकर अवैध रूप से मतलब बगैर वीजा पासपोर्ट के आकर अवैध रूप से आकर कहां पर? भारत में 31 दिसंबर 2014 से रह रहे हैं, उन्हें अब अवैध नहीं कहा जाएगा। वह अवैध प्रवासी नहीं रहेंगे जो इससे पहले के रह रहे हैं। अब जब वो अवैध प्रवासी नहीं रहेंगे और उन्हें जो इसके पहले ले रहे हैं, उन्हें भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। किसके? और सारे को नहीं। इसमें लड़ाई का जिक्र क्या हुआ? उन्होंने कहा रह रहे अल्पसंख्यक को फिर से समझो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से रह रहे हैं, वो अवैध प्रवासी नहीं कहे जाएंगे और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब अल्पसंख्यक वहां पर कौन है? हिंदू और ईसाई, बौद्ध, सिख। अब वहां मुस्लिम थोड़ी अल्पसंख्यक कहलाएगा, वहां तो बहुसंख्यक हैं। तो इन देशों में जो ये लोग रह रहे हैं, उनको जो बगैर वीजा पासपोर्ट के आके रहेंगे, वो अवैध प्रवासी नहीं कहे जाएंगे और 31 दिसंबर 2014 के बाद यहाँ आए हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब मसला ये हुआ कि लोग बाग कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने मुस्लिम क्यों नहीं जोड़ा? भैया मुस्लिमों के लिए ये देश और ये देश, तो मुस्लिम संख्या क्यों? वहां मुस्लिम खुश रह रहे हैं, वहां पर अल्पसंख्यक खुश नहीं थे और वो भाग के भारत आ रहे थे मजबूरी में भी, और उनको यहाँ के भी जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल रही थी, तो उनको यहाँ की फैसिलिटीज मिले, इस कारण से उन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है। अगर उनको वहीं मिलती तो वो वहीं चले जाते। अगर आप बोल रहे हो कि मुस्लिम को भी यहाँ दो, अगर वो मुस्लिम को भी यहाँ दे देते तो फिर तो सबको आने को मिल जाता, मतलब पूरा वो हो जाता। और जबकि मुस्लिम वहाँ बाकायदा अच्छे से रह रहे हैं, वो लोग मुस्लिम लोग यहाँ क्यों आएंगे? ठीक है, जब नहीं आएंगे तो आपने कह दिया उन्हें दे देते इसमें, तो आप सभी को मालूम है कई घटनाएं में ऐसी होती हैं, तो उस कारण से मुस्लिम को नहीं दिया गया। सीधा है, आप इतना समझ लिए, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, इन लोगों के लिए पारसी 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। मतलब 5 में से 5 तरीकों के अलावा एक 6वां तरीका इन 3 देशों के लोगों के लिए खोल दिया गया है।
क्लियर है? बस इतना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। अब हम बात करते हैं एनआरसी की। एनआरसी क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, कि जिन जिन के पास भारत की नागरिकता है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा लेख नहीं है, रजिस्टर नहीं है कि ऐसा ये सॉफ्ट हार्ड कॉपी रजिस्टर लिख के उसमें नाम लिखे जाएंगे। यह एक सॉफ्ट कॉपी होगी, यह एक डिटेल तैयार की जाएगी कि भारत में जिन जिन के पास नागरिकता है कि नहीं, उसकी एक लिस्ट तैयार की जानी है, वह हो जाएगी एनआरसी, एक रजिस्टर तैयार जो कि जनगणना के आधार पर हो जाएगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि एनआरसी लागू हुआ सबसे प्रथम असम में। दिक्कत क्यों आई, विरोध क्यों हुआ? और असम में ये लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण। लेकिन असम में जो लागू किया गया उसमें जो उसका क्रियान्वयन था, उसका लागू करना था, उसमें कई क्या थी, कई खामियां थी। खामियों के कारण कई लोग उससे बाहर रह गए जो भारत देश में जॉब भी करते थे। तो उस खामियों को बाद में दूर किया जाएगा। अभी यह पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो इस कारण से ये कहा गया। और मुस्लिम का कहना था कि जो लोग अगर मुस्लिम बाहर हो जाते हैं एनआरसी से, तो आप उन्हें भारत से बाहर निकाल दोगे। और एनआरसी से अगर कोई हिंदू बाहर होता है तो सीए जो लाए हो आप 5 वर्ष से, जो दिसंबर से पहले यहाँ रह रहे हैं, वो तो आप वापस उनको नागरिकता दे दोगे। तो ऐसा नहीं है, भारत से जब उनको नहीं भगा पाए तो यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, किसी को नहीं भगा सकता। क्लियर है? ये चीज आप याद रखना। ये एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें सबके नाम होंगे कि कौन कौन नागरिक है, कौन कौन नहीं है। ये है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट भी करें कैसा लगा ये आपका वीडियो। आपका कमेंट जरूरी है इस पर, और आपको अगर यह पसंद आए तो दूसरों के लिए जरूर शेयर करें। धन्यवाद।